मेरा जो राब्ता है वो एसएसपी ट्रैफिक से भी हुआ है और मेरा जो राब्ता है वो असिस्टेंट कमिश्नर मरी से भी हुआ है और वाक़तन आपका राब्ता हुआ था। और जी बिल्कुल हुआ था और उन्होंने मुझे कॉल की थी और बाकायदा मुझे यकीन दहानी कराई थी कि आप बिल्कुल मुतमईन रहें और बेफिक्र हो जाएं आप कि आपकी फैमिली को हम बाहिफाजत निकाल लेंगे। एक ही तरीका था, टोल प्लाजा पे आप लोगों की आमद को रोक देते तो फिर ये आप इन चीज़ों से बच सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, इस सुलगते हुए वतन वीरान को, वो वतन जिसके बेबस मकीनों ने भी अपने ख्वाबों के मुर्दे दफन कर दिए, सारे सपने भी नजरे कफन कर दिए। मलिका कोहसार में मौत के आसार और जो कुछ अभी तक रिपोर्ट हो रहा है, सूरत हाल उससे कहीं ज़्यादा संगीन है, ये वहाँ के मुकामी अफराद बताते हैं। मैं बग़ैर किसी तरद्दुद के अपने मेहमानान का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे साथ शहीद ASI नवीद इकबाल के कज़न तैयब गोंदल साहब इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ब्रदर आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है लेकिन फिर भी आप आए, आपका शुक्रिया। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, बोल मीडिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं। सर आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर अताउर रहमान साहब, मुल्क के नामवर साइंसदान, और आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप इस वक्त स्काइप लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपने वक्त निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पॉलिटिशियंस गाहे बगाए हमें ज्वाइन करते रहेंगे। सबसे पहले तैयब मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं आपकी आँखों में आंसू इस वक्त देख सकता हूँ। आपकी आखिरी बात कब हुई थी नवीद इकबाल से? जी बिल्कुल, शाम को 6 बजे उन्होंने जो है ना मुझे अपने ऊपर जो उनको खदशात ज़ाहिर हो रहे थे, जो उनको घबराहट हो रही थी, जो उनके ऊपर सिचुएशन थी, उससे मुझे आगाह किया शाम को 6 बजे। और मैं भी मरी में उस वक्त मौजूद था। और जो लास्ट मेरा उनके साथ जो कन्वर्सेशन हुई, उनको मैंने इत्मीनान का इजहार किया कि आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहें, बिल्कुल मुतमईन रहें, क्योंकि मेरा जो राब्ता है वो SSP ट्रैफिक से भी हुआ है और मेरा जो राब्ता है वो असिस्टेंट कमिश्नर मरी से भी हुआ है और वाक़तन आपका राब्ता हुआ था। और जी बिल्कुल हुआ था और उन्होंने मुझे कॉल की थी और बाकायदा मुझे यकीन दहानी कराई थी कि आप बिल्कुल मुतमईन रहें और बेफिक्र हो जाएं आप कि आपकी फैमिली को हम बाहिफाजत निकाल लेंगे। मैंने जब 6 बजे मुझे उन्होंने जब रेड अलर्ट दिया कि भाई मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे भी कुछ ख़ास समझ नहीं आई क्योंकि मैं तो लोकल गया हुआ था पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर और उनके पास गाड़ी थी, उनकी फैमिली में गाड़ी मौजूद थी, उनकी जो गाड़ी में फैमिली मौजूद थी, जिसकी वजह से वो बाउंड हो गए, उस एरिया में स्टक हो गए। मुझे उन्होंने शाम को 6 बजे इतला दी कि मैं गुज़श्ता 8 घंटों से जो है वो मरी के फ़लाँ एरिए के अंदर, उन्होंने मुझे लाइव लोकेशन अपनी भेजी कि मैं फ़लाँ एरिए में पिछले 8 घंटों से फंसा हुआ हूँ। अब देखिए कि इससे पहले हमने भी ना तो सुना है इस तरह का वाक़या मरी के एरिया में और ना हमने देखा है और ना हमें आइडिया था कि ये सिचुएशन ऐसी इस हद तक जा सकती है। और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मुझे जब फ़ोन किया तो मुझे उन्होंने कहा कि आप कोई न्यूज़ चला दें कि किसी तक मेरी आवाज़ पहुंचा दें, क्योंकि आपको पता है कि भाई आप भी सहाफ़ी हैं। आज पता चले, मुझे कहते हैं कि आज पता चलेगा कि आप वाकई सहाफ़ी हैं, आज पता चलेगा। मैं आज मुश्किल में हूँ, मुझे यहाँ से निकालें प्लीज़। मैं अब बयान नहीं कर सकता, यकीन माने कि उस टाइम काश मुझे एक ये सोच आ जाती कि मैं इस इंतज़ामिया पे या मैं इस गवर्नमेंट पे बिलीव ना करता। मैंने अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए मैंने इन पे बिलीव किया, मैंने इनके ऊपर बात छोड़ दी और इन्होंने मुझे मीठे लॉलीपॉप दिए कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मुतमईन हो जाएं। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने खबर बना के भेजी, प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल नंबर, वज़ीर आज़म को ज़ाती हैसियत पे भेजी, आप ज़ाती हैसियत पे भेजी, और मैंने वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को ज़ाती हैसियत पे भेजी, उनके पर्सनल नंबर पर भेजी। मैंने फवाद चौधरी साहब के पर्सनल नंबर पर भेजी। मैंने
जो एसएसपी ट्रैफिक हैं रावलपिंडी एरिया के, जो मरी एरिया के, उनको भेजी। मैंने जो कमिश्नर है मरी एरिया के उनको भेजी। फिर उसके अलावा जो आपके वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर हैं SHO साहब, उनका नंबर मैंने फॉरवर्ड किया। जब उन्होंने मुझसे कॉल किया मुझे, उन्होंने बताया कि भी हम लोग पहुंच गए हैं, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें और बार बार आप खबरें ना चलाएं। हमें CPO साहब बार बार ऑर्डर कर रहे हैं कि इस फैमिली का ख्याल करें, ये कौन है, ये क्या इनको प्रॉब्लम है, ज़रा चेक करें। मुझे इन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, बड़े अच्छे तरीके से मुझे इन्होंने ट्रीट किया और मैं इनके ऊपर आप कन्विंस थे कि कुछ ना कुछ करेंगे। मैं इनके ऊपर मैंने सारी बात छोड़ दी कि भाई सारा कुछ इन्होंने करना है। अगर मुझे आइडिया होता कि ये लोग ऐसा करने वाले हैं, आप यकीन माने कि जब हमें सुबह इंफॉर्मेशन मिली कि उस एरिया को हाथ तक नहीं लगाया गया, ये माल रोड को साफ करते रह गए। जिस चौक में एक बैंक था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे सनी बैंक के करीब असिस्टेंट कमिश्नर और वहाँ पे जनाब CPO साजिद कियानी है जी साजिद कियानी साहब भी मौजूद थे। और उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपको जो है वो कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। जो आपकी फैमिली जो फंसी हुई है हम उसको निकाल लेंगे। मैंने उनका वो वॉइस रिकॉर्डिंग, जो वॉइस क्लिप था, मैंने उनका उठा के मैंने नवीद भाई को सेंड किया। मैंने कहा नवीद भाई आप परेशान ना हो, रखें कि इस तरह से बात हुई है मेरी। आप यकीन माने कि वो 3 वॉइस रिकॉर्डिंग्स जो मुझे उन्होंने भेजी थी, मैंने वो शेयर की हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले वो चलाया। उसके बाद वो जो मैंने लास्ट वाला जो मुझसे SSP साहब ने जो मुझसे कोऑर्डिनेशन किया था फ़ोन पर, उन्होंने मुझे इत्मीनान का इजहार कराया था कि आप हौसला रखें, आप अपनी फैमिली को कहें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कर रहे हैं। मैंने वो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा, उन्होंने सुना नहीं क्योंकि 4 बज चुके थे जब मैंने उनको वो रिकॉर्डिंग भेजी। तो उसके बाद वो उन्होंने रीड नहीं किया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और पिछले 24 घंटों से वो उस मकाम पर मौजूद थे और उनका कहना ये था कि बगैर कुछ खाए पिए उनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। बच्चे रो रहे थे, दूध नहीं था बच्चों के पास। और आपको मैं बताऊं कि बस क्या सिचुएशन थी कि मुझे आइडिया होता इस बात का तो यकीन माने कि मैं पैदल ले आता उनको, मैं पैदल चला जाता। अगर मुझे पता होता कि ये सिचुएशन यहाँ तक ली है तो मैं कुछ कर लेता। मैं क्या आपको बताऊं, कोई रिग्रेट किसी बात का कि आप इस इंतज़ामिया से बात करने की बजाय कुछ खुद हलचल करते? बिल्कुल मुझे खुद करना चाहिए था। इंतज़ामिया पे मैंने छोड़ा और आज मेरे आप कह लें कि एक घर के 8 फैमिली मेम्बर जो हैं हमारे अब दुनिया से जा चुके हैं। सिर्फ छोटी सी, मैंने जब आखिरी कॉल उनसे की है, आखिरी कॉल पे मेरी जो है बात हुई है। आपने क्या फील किया जब लास्ट टाइम आपकी उनसे बात हुई है? बस मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड कर दिया था इंतज़ामिया ने मुझे। इंतज़ामिया ने कहा आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, कुछ भी नहीं नवीद इकबाल साहब से जब आपकी बात, नवीद इकबाल साहब से मेरी जब बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप मुझे क्या सूरत हाल है। तैयब मुझे जो है अहमद मुझे कहते हैं, निक नेम अहमद, मुझे कहते हैं कि अहमद यार कुछ करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे, मैं हो गया हूँ इधर। अच्छा, मैं उनकी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था। मैं रात को तकरीबन 3 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब घर पहुंचा और मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा जी बताएं आपकी क्या पोजीशन। उन्होंने कहा स्टक उसी जगह पे मौजूद है, कोई इंतज़ामिया नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ। चलो कोई गाड़ी नज़र आ जाती है जिसको बंदा देख के तो दिल को सहारा हो जाता है, चलो काम हो रहा है। अब जब मैंने उनको लास्ट मैसेज किया है SSP साहब का, SSP ट्रैफिक का, तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार करते हुए, उन ज़ाहिरी बात है थकावट, 24 घंटों से एक बंदा एक जगह पे स्टक है, गाड़ी के बीच में अब एयर क्रॉसिंग का ज़रा सा भी होल नहीं है कि वो गाड़ी को एयर उसका क्रॉस, हाँ, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से अब वो हीटर ऑन था, गाड़ी में बच्चे सो रहे थे। अब उनको परेशानी ये थी कि मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं कि इनको मैं किसी तरीके महफूज करूँ। और अब जो उन्होंने हीटर ऑन किया, उनकी आंख लग गई गाड़ी में। और बस जब मैंने देखा कि अब नहीं, फ़ोन पे बात नहीं हो रही इनसे, तो वज़ीर आज़म से कोई अपील करना चाहेंगे? कैमरा आपके सामने है। जी सर, अब मुख्तसर ये करें कि बच्चा जो है उनका एक बच्चा है जिसका नाम हसान है और उनकी कितने बच्चे थे उनके साथ गाड़ी के अंदर? टोटल मौजूद थे 3 बच्चे थे, 3 बच्चियाँ, 3 उनकी अपनी बच्चियाँ थी नवीद भाई की, और एक उनका बेटा था जो छोटा था, और एक उनकी बहन थी
और एक बहन की बेटी थी और एक भाई का बेटा था। टोटल 8 अफराद। अच्छा, तो अब उनकी जो मिसेस हैं और एक बेटा है, एक बेटा है, एक वालिद सॉरी एक मिसेस है, एक बेटा है, एक भाई है और एक उनकी वालदा है। बाकी पूरा ख़ानदान उनका जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। डू यू वांट टू रिक्वेस्ट एनीथिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? सर, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों के लिए कुछ करें। उनके जो बच्चे हैं, जो उनका एक बेटा रह गया है, उनकी जो वालदा है, जो नवीद भाई की जो वालदा है जो है वो ओल्ड एज है और वो भी अब परेशानी में मुब्तला है। अब उनके घर में कोई और उनका कोई कफालत करने वाला भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि उनका जो बेटा है हसान, उनको जो है वो उनकी जो उनकी पोजीशन थी उस पर फायज किया जाए और ताकि वो जो अपना लाइक सिस्टम अपनी घर की कफालत कर सके, क्योंकि उनके घर में अब कफालत करने वाला कोई नहीं है। जी, एब्सोल्युटली राइट। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। तैयब गोंदल, आप अगर सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट और बैठ जाएं। मैं सिर्फ तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समी साहब मौजूद हैं, डॉक्टर ताउर रहमान मौजूद हैं। उनकी तरफ टेक्निकल चीज़ों के हवाले से मैं जाऊंगा। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अब इंतज़ामिया की गफलत का शाखसाना करार दे रहे हैं ASI नवीद इकबाल शहीद के कज़न जिनसे आखिरी उनकी बात हुई थी। ये वाक़तन से आपको लगता है सिर्फ इंतज़ामिया की गफलत है या फिर इसको हम कुदरती या नागहानी आफत कहकर नज़रअंदाज करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मरी में जो सारी सानिया हुआ और सारी सूरत हाल जो बहुत ही अफसोसनाक है और जितना भी अफसोस का इजहार किया जाए कम है। कतई तौर पर मैं इसे कुदरती आफत या नागहानी सानिया इसलिए नहीं कहूँगा जी कि कोई ऐसी खुदा न खास्ता कोई सैलाब कोई जलजला टाइप की चीज़ नहीं है। हर साल यहाँ पे बर्फबारी होती है, हर साल यहाँ पे सयाह आते हैं। यहाँ पे कितनी अकोमोडेशन मौजूद गाड़ियों के लिए इंतजामिया को पता है और उसके मुताबिक यहाँ पे बर्फ हटाने के लिए अरेंजमेंट्स भी की जाती हैं। सबका तमाम गवर्नमेंट्स के अदवार में ये काम होते रहे। मैं इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन ये सारी मैनेजमेंट की बातें हैं जो मैंने आपसे की हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस वक्त आपको इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ये कहे जनाब कि 4000 गाड़ियों की गुंजाइश है और गाड़ियां इस वक्त 1 लाख से ज्यादा वहां पे चली गई हैं। जी हाँ। इसका मतलब ये है कि अगर एक गाड़ी में 4 अफराद भी आप लगाएं तो 4 लाख बंदे मरी पहुंच गए हैं। आपके पास कोई मैनेजमेंट है वहां पे 4 लाख बंदों को अकोमोडेट करने की? ये सबसे पहली मैं समझता हूँ ये कहें कि इंतजामिया की गफलत है। उसके बाद हमेशा बर्फ हटाने की वहां पे मशीनरी मौजूद होती है जो आपकी एक्सप्रेस वे पे बर्फ हटाती है, चीजा गली कुलडना रोड पे बर्फ हटाती है और उसके बाद सनी बैंक का एरिया है, फिर कुलडना बाड़ियां नफिया गली, क्योंकि हम लोग ना मेरे हल्के का हमारी के साथ लगता है। तो एक चीज जो है वो हमारी बिल्कुल नजरों के सामने है। एक मशीन कोई आपको नजर आई है वहां पे बर्फ हटाती है? लोग कॉलिंग कर रहे हैं, इंतजामिया को बता रहे हैं, मीडिया के जरिए इतला कर रहे हैं कि हम बर्फ में फंस चुके हैं, लेकिन किसी तरह का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन, किसी तरह की वहां पे कोई मदद उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं पहुंची। बल्कि अगर आप जिम्मेदारान जो पंजाब गवर्नमेंट के हैं उनकी अगर आप सोशल मीडिया पे टीम्स देखें और गुफ्तगू सुने तो वो अपने अफसरान को शाबाश दे रहे हैं। जो वज़ीर इत्तलात है वो ये कह रहे हैं जनाब कि ये हमारी बेहतरीन टूरिज्म पॉलिसी में की कामयाबी की वजह से इतने ज्यादा लोग वहां पे पहुंच गए हैं। आज जो खटपुतली वज़ीर आज़म है वो ये कह रहे हैं जनाब कि मैनेजमेंट की अंदाजा गलत हो गया और फलां हो गया और फलां हो गया। यानी कि अपने बयानात आपस में नहीं मिल रहे। हमेशा ये ध्यान में रखें कि गवर्नमेंट का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है मैनेजमेंट करना। इतनी बड़ी तादाद में जब लोग ऊपर चले गए हैं और आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से ये एक आफत बन गई है, जैसे आप कह रहे हैं ना कुदरती आफत, वो बनी है, इनकी गफलत नाइली। और आप मुझे ये बताएं कि अगर आप एरियल डिस्टेंस देखें तो प्राइम मिनिस्टर हाउस या बनीगाला में जो खटपुतली वज़ीर आज़म का घर है वहां से 20 से 25 किलोमीटर का सफर है सारा। आप एरियल डिस्टेंस देखें, वहां पे लोग जो है अपनी गाड़ियों में वो बेचारे मार रहे हैं, वो जान से हाथ धो रहे हैं, इसकी परवाही नहीं है। कोई एक बंदा को रेस्क्यू नहीं कर रहा, कोई बंदा की मदद को नहीं जा रहा, कोई वहां पे मशीनरी नहीं पहुंच रही। और ये टोटल आगे मैं आपको मजीद तफसील बता देता हूँ कि कुलडना से आगे जो नथियागंज साइड है इसमें टोटल स्पैन में 10 किलोमीटर का है, जिसमें सारे डिजास्टर हुआ है, जिसमें 3 इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। और आज भी मैं था
एक और प्रोग्राम में वजीर आ रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम कमेटी बना रहे हैं, वो फटे मुंह तुम लोगों का। मुझे आप ये बताओ कि मैं आज गया हूँ नवीद से, नवीद जो ASI उनके घर गया हूँ, ये मेरे एक उनका बेटा जो है वो बचा है, जी जी जी, जिसकी उम्र 15 साल है, वो उनके साथ नहीं थे। बेगम उनकी जो है वो साथ नहीं थी, वो बच गई है। मुझे अब ये बताएं कि उनकी जिंदगी में जो क़यामत आई है उसका मुदावा कोई कर सकता है? इम्पॉसिबल, उनके साथ उनके 4 बच्चों की जो हलाकत हुई है, इसका मुदावा कोई कर सकता है? अभी उनके बयानात और आपकी कमेटियां और आपकी ये सारी बातें और ये बयान और सोशल मीडिया के ऊपर यानी हद होती है वो बेशर्मी की और डिटाई की। इससे ज्यादा बदतरीन मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर, और इससे ज्यादा नालायक हुकूमत जो उसका वजूद पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ये कई दफा साबित हो चुका है कि ये मुल्क के लिए डिजास्टर है, और इतने नजदीक, कैपिटल से इतने नजदीक, प्राइम मिनिस्टर हाउस से इतने नजदीक, इतनी कीमती इंसानी जानों का ज़िया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कौमी जानी है। That is disastrous. Absolutely. उन्हें सिर्फ और कटहरे में लाना चाहिए और उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। राइट जनाब तारिक फजल चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, समी साहब आपकी इजाज़त से। प्लीज डॉक्टर अताउर रहमान साहब, मुझे ये फिनोमेना पूछना है, ये क्या फिनोमेना है, क्योंकि आप तो साइंटिस्ट हैं, कि इस तरह का अगर स्नो स्टॉर्म आता है, ये स्नोफॉल नहीं थी, स्नो स्टॉर्म था, उसके अंदर गाड़ी में लोग बैठे हुए हों और अपना हीटर चला दें, तो रीजन क्या बनती है कि उनके वहां पर डेथ हो जाए? और मैंने जो चेहरे बच्चों के जो वफात पाने वाले लोग थे, ख्वातीन के चेहरे जो देखे हैं, बड़े पीसफुल थे, जैसे उनको पता ही नहीं है कि उनकी मौत आने लगी है। तो ये क्या फिनोमेना है सर, साइंटिफिकली इसको क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत अफसोस का इजहार करूंगा जो सानिया हुआ है। अल्लाह ताला इन सबको जन्नत नसीब करे और जो उनके लवाहिकीन हैं उनको सब्र अता फरमाए। इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है और जो यहाँ पे हुआ है उसको समझने के लिए आपको ज़रा सा डेटा देखना पड़ेगा, साइंटिफिक डेटा। मरी में एवरेज स्नोफॉल कितनी होती है हर साल? किसी साल होती है, किसी साल नहीं होती है। अगर आप इंटरनेशनल डेटा उठा के देखें तो एवरेज स्नोफॉल जो है वो 3.5 इंच होती है एवरेज। कभी बढ़ जाती है 5-6 इंच, 8 इंच हो जाती है, कभी 1 इंच होती है, कभी बिल्कुल भी नहीं होती। तो पिछले अगर आप 10, 15, 20 साल की एवरेज निकाल के देखें तो वो 3.5 इंच निकलती है। जबकि यहाँ पे हम जो स्नोफॉल हुआ है, जो स्नो स्टॉर्म आया है और जिसकी बात कर रहे हैं, वो इंचों में नहीं बल्कि फीट में था, यानी कि 4 से 6 फुट। कुछ इलाकों में तो 4 फुट से ज्यादा था, कुछ इलाकों में 2 या 3 फुट था। तो जो पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखें आप, तो इस तरह का स्नो स्टॉर्म के कोई मिसाल नहीं मिलती। आपके जितने आपने इंतजामात किए हैं, जो आपके पास स्नो मूविंग मशीनरी है, वो जो नॉर्मल वेदर पैटर्न्स हैं उसके हिसाब से ही है वहां पर। और हर साल इसी तरह बर्फ देखने के लिए लोग आते हैं, लाखों जमा होते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि मामूली स्नोफॉल होती है तो एक कैलामिटी के सूरत नहीं बनती, ना वो जैम होते हैं। यहाँ पे जो ये फंसे हैं, एक तो हैवी स्नोफॉल हुई नंबर 1, नंबर 2 15-15, 20-20 घंटे लोग फंसे रहे और उन्होंने मोटर का इंजन ऑन कर रखा था और बहुत सौ ने पेट्रोल खत्म हो गया तो इंजन बंद करना पड़ा, और उसकी वजह से सर्दी में पानी नहीं था और दूसरी चीजें नहीं थी तो वो इंतकाल कर गए। और तो ये जो सिचुएशन है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में हो रही है उससे गहरा ताल्लुक है। इस वक्त दुनिया में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं बहुत, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, कहीं बारिशें हो रही हैं, कहीं स्नोफॉल्स हो रही हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अगर आप पिछले 15 साल का साइंटिफिक डेटा देखें तो पाकिस्तान में भी बदकिस्मती से ये बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है। और क्या हुकूमत इसको प्रिडिक्ट कर सकती थी कि ये वाकया होगा? मेरे ख्याल से तो ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि 15 साल में इतनी बर्फ किसी एक इलाके में नहीं पड़ी, उसके इंतजामात नहीं थे। आपकी इजाजत से अब मौसमियात की बात है तो वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल वजीर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। जरताज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने अताउर रहमान साहब की गुफ्तगू सुन ली होगी। ये क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, 15 साल बाद इतनी बर्फबारी और उसमें लोग निकल गए इतनी बड़ी तादाद में। एक तो इंतजामी लेवल पर जो कोताही है वो तो है, रेड अलर्ट के बावजूद भी अगर लोग नहीं सुनते बात को तो वो भी तो अफसोसनाक है। और क्लाइमेट चेंज के हवाले से आप क्या कहेंगी जरताज?
थैंक यू जमील। बिल्कुल मैं आपके जो दूसरे गेस्ट हैं मैं उनकी बिल्कुल बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन पहले जारी बात है, इतना बड़ा कौमी सानिया है, इतने अमवात हुई हैं, नेशनल ट्रेजेडी है और हमारी तो तारीख ट्रेजेडी से भरी हुई है। लेकिन बहरहाल बहुत रेजिलियंट कौम है, इंतहाई अफसोस है, तकलीफ है, दुख है इस वक्त, और अभी भी जारी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीजें फैक्ट्स फिगर जो हैं, और मेरे जो अदर पार्टिसिपेंट आपके प्रोग्राम में उन्होंने बिल्कुल ठीक कहे हैं। असल में ये है कि 15 से 20 साल का अगर आप हमारा डेटा देखें पाकिस्तान का, तो हमारा और जोन है वो एक्सट्रीम वेदर 157 से ज्यादा हमारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो चुके हैं, जिसमें सैलाब 2010 के 11 के जिसको सुपर फ्लड करार दे दिया गया है। तो इसी तरीके से जो हमारी हीट वेव्स पाकिस्तान के अंदर चली हैं, या फिर अताबाद झील का वाक़या देख लें, ये हमारे 15 से 20 साल का एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो 157 है, ये बार बार डेटा इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर और सबसे ज्यादा खतरा है, और ये मजीद आगे ये जो डेटा है ये बता रहा है। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसा है फॉर एग्जाम्पल पैटर्न इतने बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो गए हैं कि जो बारिश है वो चंद घंटों के अंदर इतनी ज्यादा हो जाती है कि अर्बन फ्लडिंग जो है वो शहरों के अंदर आ जाती है। कराची में याद होगा कि 37 से ज्यादा लोग एक ही रात के अंदर शहीद हो गए थे, और उसमें जारी बातें ये है कि नाले साफ नहीं किए गए थे, गंदगी के ढेर पड़े हुए थे, लेकिन ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि पूरे के पूरे एक सीजन की जो बारिश है वो चंद घंटों के अंदर हो जाए। इसी तरीके से ये जो बर्फबारी है, स्नोफॉल हमेशा से खूबसूरत इवेंट है, पाकिस्तान के अंदर होता है। मतलब पहले से रेड अलर्ट था, 5 तारीख को हुआ, उससे पहले 31 तारीख। मैं ये बात कहने वाली थी जी, मैं बिल्कुल ये कहने वाली थी कि स्नोफॉल पाकिस्तान में होती है और लोग खूबसूरती एंजॉय करते हैं, जाते हैं। इनफ्लक्स अपनी जगह के बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गया, लेकिन ये हकीकत है कि कभी भी 15 साल में इतनी बर्फबारी नहीं हुई, इतने एकदम से एक ही रात में इतने फुटों से बर्फबारी नहीं हुई कि वो स्नो स्टॉर्म के अंदर चली गई। और फिर जनवरी का बिल्कुल जी एनडीएमए का हाई अलर्ट था, और इसमें बहुत सारी जगह शामिल थी, लेकिन शायद उसको उस तरीके से नहीं असेस किया जा सका। टू होल्ड यू हियर, समी इब्राहिम साहब काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनको भी मैंने शामिल करना है। एक मुख्तसर सा ब्रेक है, कमर्शियल्स की एक ज़रूरत होती है, मैं मजबूरी है तकरीबन 1-1.5 मिनट का ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो समी साहब का एक एक्सपीरियंस है और बड़ा क्रूशल एक्सपीरियंस है, बड़े ठंडे इलाकों में रहने का, अमेरिका जैसे फिनलैंड, पोलैंड उधर गुजार के आए हैं। तो यहाँ पर जो हुआ है, क्या इसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ इंतजामिया पे डाली जा सकती है? लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी है कुछ? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। इंतहाई अफसोसनाक सानिहा, और अभी तक जो फोरकास्ट है वो यही बताई जा रही है कि -2 से नीचे है टेम्परेचर, और आज रात भी ये स्नो स्टॉर्म आ सकता है। ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रताज, अब इंतहाई हौलनाक वीडियोज़ आपने भी देखी होंगी, उसमें एक ASI थे नवीद इकबाल शहीद, अपने बच्चों समेत वो उन्होंने जान की बाजी हारी उस गाड़ी के अंदर। उनके कज़न तैयब गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बाकायदा दरख्वास्त की है। इन्होंने दरख्वास्त की है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, एक जो वाहिद एक बेटा और उनकी जो मिसेस बच गए हैं या फैमिली के दीगर लोग हैं, उनके लिए कुछ करें। तो इसके ऊपर आपके कोई कमेंट्स, आप ये वाला मैसेज प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएंगी सरताज? बिल्कुल अभी जैसे आपका प्रोग्राम खत्म होगा मैं साथ ही टेक्स्ट कर दूंगी, और आपकी बात वैसे भी पहुंचती है, आपका प्रोग्राम भी अहम है, और जारी बात है कि जो उन लोगों की डिमांड है वो तो हम सब पूरी करेंगे। बाकी भी जो लोग वहाँ पे जिनकी हलाकतें हुई है उन सबको भी जो जो उनकी डिमांड होगी, लेकिन जारी बात है नेमुल बदल तो नहीं है जिंदगी का, लेकिन ये तो हुकूमती सतह पे सारी चीजें होंगी। लेकिन जमीन मेरी सिर्फ कुछ चीजें दरख्वास्त है, चूंकि आपके प्रोग्राम में हौसला नहीं होता इंसान की इस तरह की वीडियोस देखने के बाद, और ऐसे क्योंकि सब लोग ठीक से गए हुए थे स्नोफॉल को, लेकिन वो स्नो स्टॉर्म में चूंकि चेंज होगी और इस तरह की हलाकतें आई, अभी तक रिस्क ऑपरेशन हुआ है। कुछ चीजें, कुछ सानियात ऐसे होते हैं कि हमारे
लोगों को भी समझना पड़ेगा कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के अंदर एक रियलिटी है। ये एक खतरा है जो पाकिस्तान के ऊपर इसके डेमोग्राफिक जोग्राफी की वजह से और क्लाइमेटिक जोन की वजह से, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये हमारे सर के ऊपर मंडला रहा है और ये मजीद सख्त एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पाकिस्तान में ज्यादा होते हैं। मैं कोई भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे या मेट डिपार्टमेंट जब कोई डेटा शेयर करता है तो मेरी, आपकी और हम सब पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है कि उसको आगे बढ़ाएं, उसको सीरियस लें और उस अलर्ट को जो हाई अलर्ट था उसको समझें। देखिए मेरे इलाके में अभी मेरे इलाके फोर्ट बंदर में जहाँ सख्त गर्मी या डेरा गाजी खान में पड़ा करती थी, झक्कड़ चला करते थे, गर्मियों में सांस नहीं आया करती थी, वहाँ पे फोर्ट मंदरों में मौसमियाती तब्दीली की वजह से बारिश ज्यादा होना शुरू हो गई और अब आप देखिए फोर्ट मंदरों के अंदर 1-1.5 इंच बर्फबारी होती है। लेकिन जरताज, मौसमियाती तब्दीली को लेकर आपकी जो सर्विसेज हैं वो तो जाहिर है आप अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर 3 साल से मौजूद हैं एज ए स्टेट मिनिस्टर, बट लेट्स टॉक अबाउट द चीफ मिनिस्टर पंजाब के, वो किधर हैं आज की सारी सिचुएशन के अंदर? मैंने उन्हें कहीं एक्टिव नहीं पाया। और फिर अगर आप माजी के अदवार से कंपेयर करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब अगर होते तो वो कहां होते हैं? तो मरी कौन से सूबे के अंदर आता है? तो ये चीजें जो है ना ये भी बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। क्लाइमेट चेंज तो अपनी जगह पर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, बजा फरमा रही हैं। इंतजामी गफलत भी है, लोगों का एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करना भी एक रीजन है, इसको तो हम एडमिट करें ना जरताज। मैं आपको एक बात जी देखिए, बल्कि ये आपकी इजाजत से ये नवीद इकबाल के जो कजन है हमारे साथ तैयब गोंदल, ये आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखें, अगर रेड अलर्ट जारी किया गया था महकमा मौसमियात की जानिब से, अगर रेड अलर्ट जारी किया गया था तो जो गवर्नमेंट का जो काम बनता है वो ये है कि वो जो दाखिली रास्ते हैं इनके ऊपर जो है वो जो पब्लिक है उनको अवेयर करें कि किस तरीके से आपको जो मरी में सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि अब प्रेस रिलीज भी जारी किया गया, शेख रशीद साहब की जानिब से भी जारी किया गया, फवाद चौधरी की जानिब से भी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उन्होंने ये बताया कि हमने पहले से जो है वो आवाम को आगाह किया हुआ था। अगर आपने आगाह किया हुआ था तो जो पब्लिक है वो कैसे पहुंची? जो पब्लिक दाखिली रास्ते बंद नहीं किए। और आपको बताऊं कि टोल प्लाजा से लेकर मरी तक ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर थी, मैं खुद भी मरी में मौजूद था और आगे जाके जो सिचुएशन जहां से स्टार्ट हुई है गलियात के इलाके में हुई है। राइट, लेट्स जरताज रिस्पॉन्ड। जी जरताज, क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्लीज। जी जमील, देखिए मैंने नवीद साहब का पूरा पॉइंट सुन लिया है। वो आपको पता है कि जारी बात है इसकी टोटल इंक्वायरी भी होगी, सारी सिचुएशन भी होगी ग्राउंड पे, जिसकी नेग्लिजेंस भी होगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए हुकूमत इस वक्त अपना काम कर रही है। हमारे शहबाज गिल साहब वहाँ पे मौजूद थे, वो वहाँ पे गए, शफकत महमूद साहब, फवाद चौधरी साहब, और मैं इवन समझती हूँ शेख रशीद साहब भी वहाँ पे पहुंचे। आपने चीफ मिनिस्टर का जवाब नहीं दिया, न्यूज उसके ऊपर कमेंट कर देती ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपके इलाके से देखिए जमील, मेरे इलाके के अंदर जो मुझे ये पता चला कि हमारे पास विंटर वो नहीं है, जिसको टूरिज्म कह सकते हैं, हमारे पास फैसिलिटेशन नहीं। तो मैंने कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से, रेस्क्यू इदारों साथ बैठ के प्रॉपर पहले मीटिंग की कि क्या हम इतना इन्फ्लक्स बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली अगर आप मरी की अभी भी वीडियोस देखिए, बहुत सारे लोग रास्तों पर लड़ रहे हैं कि हमें अभी भी अंदर जाने दिया जाए। शायद वो सिवियर एक्सट्रीम वेदर का या ट्रेजेडी का उनको इतना एहसास नहीं है। देखिए अभी जो मैंने न्यूज देखी है, मैंने जारी बात है मेरा डायरेक्टर से रब्ता नहीं है, लेकिन पिंडी पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भी वहां पे दिया हुआ है। अच्छे मैं ये समझती हूँ कि मैं और आप इसके ऊपर बेटर कमेंट करेंगे जब इस वक्त सानिया से हम निमट जाए, इस वक्त हम इमदाद कर ले जब तक आखिरी गाड़ी निकल नहीं जाती। हुकूमत मौजूद है, इंशाल्लाह फिर बेटर वो करेगी। वेरी काइंड ऑफ यू, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समी इब्राहिम साहब, मैं माजरत के साथ आपके पास बहुत देर से आया क्योंकि आप हमारा इन हाउस मामला है, हम फिर भी निमट सकते हैं। सर, आप बहुत ऐसे इलाकों में रहे हैं जहाँ पर 7-7, 8-8 फीट बर्फ पड़ती है और एज ए सीनियर एनालिस्ट आप चीज़ों को एनालाइज भी करते हैं बड़ा डीपली। क्या ये वाकईतन एक नेचुरल क्लेमिटी है, उसको हम समझ के भूल जाएं, या इंतज़ामिया की गफलत भी है? नहीं, जब भी कोई वाकया होता है तो उसमें आपके लिए सीखने का बहुत कुछ होता है। अभी जो डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने बात की ना, वो बिल्कुल वो फैक्चुअल सिचुएशन उन्होंने बयान किया। ये
जिस वक्त ये स्नोफॉल शुरू हुआ और ये एक स्टॉर्म बन गया, वेदर डिपार्टमेंट ने अलर्ट तो दिया होगा, लेकिन ये अमेरिका जैसे मुल्क में भी ऐसा हो जाता है कि आप प्रिडिक्शन तो करते हैं कि इतनी रेन होगी, लेकिन सम टाइम वो रेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, सम टाइम वो जो स्नो है वो बहुत ज़्यादा फॉल हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ। एक तो ये इसका पहलू है, लेकिन जो सबसे बड़ा पहलू है, देखिए अगर गवर्नमेंट एंट्री बैन कर देती, अगर गाड़ियाँ वहाँ पर, ये एक रेड अलर्ट आया था, तो उसको अगर कोई पढ़ने वाला होता, कोई सिस्टम काम कर रहा होता, उसको देखने वाला होता, तो गाड़ियां बैन कर दी जाती। ये मैं इसलिए ये माजी में हो चुका है। जब कोविड का आगाज हुआ तो लोग जब मरी में जा रहे थे तफरीही मकामात पर, तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई और लोगों को टोल प्लाजा से वापस भेजा। हम रोजाना देखते हैं मोटरवे पे फॉग होती है, पुलिस मोटरवे बंद कर देती है, सैकड़ों की तादाद से गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लेकिन जब तक वो फॉग हटती ही नहीं, लोगों को जाने नहीं दिया जाता। तो ये जो अमवात हुई, ये अमवात, इनको वी कुड हैव अवॉइड ऑल दीज हैपनिंग्स जो आज हुआ, ये जो कैजुअलिटीज हुई, ये इसमें जो बड़ा फॉल्ट है वो गवर्नमेंट का फॉल्ट है, इंतजामिया का फॉल्ट है कि उनको बस रोक देना चाहिए। अच्छा, फिर एक और बात भी है, देखिए एक चीज जिसने साबित हुई है कि जो रिस्पॉन्स सिस्टम है वो बड़ा क्विक नहीं है। ये जो स्नोफॉल हुई है, ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि 2 घंटे में इतनी स्नो गिर गई है। ये शुरू हुआ और ये बढ़ता जा रहा था और लोग गाड़ियां लेके जा रहे थे। उस वक्त किसी ने, इंतजामी अफसर ने ये नहीं सोचा कि ये इतनी गाड़ियां आ रही हैं और ये अब स्नो बढ़ती जा रही है, और क्योंकि जिस वक्त वो स्नो पड़ रही थी तो ये महकमा मौसमियात भी आपको बता रहा था कि अब ये ज्यादा इसकी डेंसिटी होगी। तो अगर इंतजामिया हरकत में आती, अगर कुछ सिस्टम इन प्लेस होता, और तो शायद एक ही तरीका था, टोल प्लाजा पे आप लोगों की आमद को रोक देते, तो फिर ये आप इन चीज़ों से बच सकते थे। इसलिए कि चंद लोगों को किसी इमरजेंसी सूरत हाल में डील करना, रिसोर्सेज को देखते हुए वो आसान होता। अब हजारों की तादाद में गाड़ियां फंसी हुई हैं और वो, अच्छा इसमें एक आखिरी बात करूंगा, 20,000 की जगह पे 1.5 लाख गाड़ी चली जाती है, ये भी तो किसी का फॉल्ट है। और आगे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये तो हम एक दिन कहते हैं कि हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है बड़ा तरक्की कर रहा है, टूरिज्म हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, अगले दिन कहते हैं कि लोगों की गलती है, वो क्यों चले गए। एक बात कहूंगा, बहुत बैड इंप्रेशन गया है। मैं आपके पास जाता हूं, मैं सिर्फ एक बात यहाँ पर करूंगा। इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका और यूरोप, उसमें मीडिया की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहाँ पर जब इस तरह के स्टॉर्म आ रहे होते हैं तो आप मीडिया को देखें, मैं अमेरिका में था, आप CNN को देखें, फॉक्स को देखें, आप यकीन करें 90% उनकी जो कवरेज है वो उसी स्टॉर्म के हवाले से लोगों को खबरदार करने के लिए होती है। तो हमारे यहाँ आई थिंक हमारा मीडिया भी थोड़ा फेल हुआ, लोगों ने भी थोड़ी इरिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन बड़ा मैं फिर ये कहूँगा जो इसमें जो नाअहली है वो गवर्नमेंट की है कि उनको चाहिए था कि वो जो मरी जाने वाला जो रास्ता है, जो जहाँ पे वो टोल प्लाजा है, वहीं पे लोगों को रोक देते और जैसे पहले वापस करते रहे हैं लोगों को वापस करते, तो वी कुड हैव अवॉइडेड दैट ट्रेजेडी। राइट, समी इब्राहिम साहब साथ हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक आएंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब से मैंने पूछना है कि थर्मोफोबिया क्या है। थर्मोफोबिया कह सकते हैं इसको, या हाइपोथर्मिया, ये कोई टर्म है जिसकी वजह से कोई बंदा गाड़ी के अंदर अपनी जान दे देता है। और हमारे साथ तैयब मौजूद हैं। तैयब से मैंने ये पूछना है कि वहां पर खुद गलियात के अंदर या मरी के अंदर ये जो चेन्स के रेट्स हैं, 15-15 हज़ार रुपए फी पहिया की जो चेन वहां पर मिल रही थी, 20-20 हज़ार रुपए का जो इंजन ठीक करने वाला बंदा वो हायर हो रहा था और उसके बावजूद नहीं मिल रहा था। तो ये जो अवाम की वहां की जाती तौर पर गफलत है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, सर ये हाइपोथर्मिया ये कौन सी स्टेट है जिसके अंदर कोई भी शख्स गाड़ी के अंदर अपनी जान दे सकता है? बतौर साइंसदान अगर आप आसान अल्फाज में पब्लिक को बता सकें इसके हवाले से कि आइंदा अवॉइड करें। जी, आपका जो जिस्म का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर वो 98.4 या 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन अगर वो गिरने लगे किसी वजह से, बाहर सर्दी हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर पाएँ, तो तकरीबन 86 डिग्री पे पहुंचकर आप बेहोश हो जाते हैं। और अगर 77 डिग्री या उससे पहले, उससे नीचे भी चला जाए तो फिर अमवात
हो जाती हैं और ये 1 या 2 घंटे के अंदर हो सकता है। वहाँ पे -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था जिस रात को ये सब स्नोस्टॉर्म आया है। तो जो हाइपोथर्मिया के लिए जो कंडीशंस थी, अमवात के लिए जो कंडीशंस थी, वो पूरी थी। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत सी गाड़ियों में हीटर चल रहे थे और इसकी वजह से, और लेकिन पेट्रोल ख़त्म हो गया तो उसके बाद वो हीटर भी नहीं चल पाए और लोग एक्सपोज हुए। तो हमारा जिस्म जो है अगर 98 डिग्री 98.4 डिग्री पे बरकरार ना रह सके, 2-3 डिग्री भी कम हो जाए, 95 डिग्री भी पहुंच जाए फ़ारेनहाइट, तो फिर ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाता है। और अगर 80s में आ जाए तो फिर बड़ी सीरियस अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। तो हाइपोथर्मिया के मायने ये हैं कि टेम्परेचर जिस्म का कम होना, आप अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते और उसकी वजह से अमवात आ जाती है। यानी गाड़ी को रोककर उसके अंदर हीटर चलाकर और ऊपर अगर बर्फ पड़ी हुई हो तो ये गलती नहीं करनी चाहिए कि आप उसमें बैठे रहें और हीटर चला लें। नहीं, आपके पास कोई और चारा ही नहीं है ना, आप बाहर तो निकल नहीं सकते, बाहर तो -8 डिग्री है और आप जंगल बियाबान में हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां आप जा सकते हैं। तो मजबूरी गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना पड़ेगा, हीटर चलाना ही पड़ेगा, जब तक हीटर चल सके तो चलाना ही पड़ेगा। इसके अलावा तो आपके पास कोई चारा ही नहीं है। हाँ, लोगों को ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। मैं दोबारा इस बात को एम्फसाइज करूंगा कि एवरेज स्नोफॉल उस इलाके में मरी के वो साल के अंदर 3.5 इंच होती है। ये एक नागहानी आफत आई है जिसमें आपके पास कई फुट, 4 फुट 6 फुट तक बर्फ चंद घंटों के अंदर पड़ गई है, जिसकी वजह से सारा तहस नहस हो गया मामला। तो इसको जो है मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के बजाय हमें देखना चाहिए कि 15 या 20 साल का रिकॉर्ड क्या रहा है, हुकूमत की एक्टिविटीज एक्शंस क्या रही हैं, इसको सामने रखते हुए क्या उस रिकॉर्ड के हिसाब से स्नो मूविंग मशीनरी मौजूद थी या नहीं। मेरे ख्याल से तो थी। कोई इतनी जबरदस्त बर्फ को रिमूव करने के लिए आपको इससे 50 गुना ज्यादा स्नो की मशीन्स चाहिए थी और इंतजाम बिल्कुल मुख्तलिफ थे, जो तो कि इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हमारे पास बिल्कुल मौजूद नहीं थी। तैयब, मुझे अब क्रॉस एग्जामिन करना है चीज़ों को। किस किस को मैसेज किया था आपने हेल्प के लिए? प्राइम मिनिस्टर साहब के पर्सनल नंबर पे मैसेज किया, कोई जवाब नहीं आया। मुझे नवीद भाई ने कहा कि खुदा का वास्ता मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ, कुछ करो। अब यकीन माने कि वो अल्फाज मैं अब आपको बता नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझ पे उन्होंने ट्रस्ट किया। अब देखें, वो पुलिस के ऑफिसर हैं, ASI हैं। अब वो, मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि उनकी आखिरी हद मैं हूँ, वो मुझसे मदद मांग रहे हैं। अब मैंने इन नाअहल हुक्मरानों पे छोड़ दिया। मैंने इनको, प्राइम मिनिस्टर को मैंने फ़ोन किया, मैंने इनके पर्सनल पे मैंने खबर बना के भेजी। मैंने कहा कि ये देखें, इस इलाके में फ़लाँ जगह पे रेड अलर्ट है। मैंने सिग्नल दिया, रेड अलर्ट दिया, मैंने बाकायदा लिखा, हाईलाइट करके देखे थे मैसेज इन्होंने? सर, रीड किए थे, तमाम ने देखे। फवाद चौधरी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने देखा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने सीन किया, रिप्लाई नहीं किया, और इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने देखा, जवाब कोई नहीं दिया। जवाब नहीं दिया, किसी ने जवाब नहीं दिया जी। प्राइम मिनिस्टर ने भी नहीं दिया, फवाद चौधरी ने भी नहीं दिया, शेख रशीद ने भी नहीं दिया। लेकिन बड़े लोग हैं, किधर जवाब देते हैं ये। अच्छा, रेड अलर्ट दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरी फैमिली नहीं है, 5000 लोग मौजूद हैं यहाँ पे, 5000 से ज़ायद गाड़ियाँ मौजूद हैं इस एरिया में। खुदा का वास्ता है यहाँ पे कोई मदद के लिए कोई टीमें भेजें। भाई मेरा कह रहा है कि इस एरिया में कोई भी गाड़ी जो है वो मौजूद नहीं है जो कि जो आवाम की मदद करने वाली हो। अब नीचे से इनको सारी ओके की, जहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ रही वहाँ पे ये अपने लोगों को सही ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं, अपने अफसरान को अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। अब जिस जगह पे बैड सिचुएशन है, रेड अलर्ट जारी किया गया है, अब ये उसके सिरे पे दरमियान में चौक में सनी बैंक के करीब खड़े होके तो वहाँ पे ये बर्फ़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। SHO साहब को फ़ोन किया मैंने, नवीद भाई को मैंने नंबर दिया, मैंने कहा फ़ोन करे SHO साहब को। मैंने लाइव लोकेशन भी भेजा, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भेजा, फवाद चौधरी को मैंने लाइव लोकेशन भेजा, देख लिया उन्होंने। शेख रशीद को मैंने लाइव लोकेशन भेजा, कोई जवाब नहीं दिया। साजिद कियानी साहब ने रिप्लाई किया। साजिद कियानी साहब जो है वो ठीक है, उन्होंने, वो एक बंदा था, उन्होंने क्या करना था, ठीक है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आपको कोई इतना बड़ा रेड अलर्ट दे रहा है, अगर आपको गलती से किसी ने मैसेज कर दिया है, कोई कॉल कर दिया है, तो उसे सीरियस लें, कम से कम रिस्पॉन्ड कर दें कि हम वाकई आपके साथ हैं, हम आपको देख रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं। नहीं, असल में डॉक्टर साहब की जो बात है ना, अताउर रहमान साहब की, अगर उसको आप ज़हन में रखें तो लोगों ने उस वक्त, इंतज़ामिया ने कोशिश की, मैं देख रहा टीवी पे टिकर भी चल रहे थे, सब कुछ आ रहा था, लेकिन
आपको बहुत क्विक रिस्पांस करना पड़ता है। जब स्नोफॉल शुरू हुई, उसकी जब इंटेंसिटी बढ़ी ना, तो उस वक्त भी अगर गाड़ियों को रोक देते तो शायद इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। ये तो चलती रही गाड़ियां, किसी ने रोका ही नहीं। बाद में जिस वक्त पूरा हर तरफ से ये चीखो पुकार आना शुरू हुई, लेकिन उस वक्त मामला जो है वो निकल चुका था। अब जो आपका सवाल है ना, अगर मैसेज का जवाब दे भी देते जो वुज़रा हैं, तो काम क्या फर्क पड़ता? काम कहाँ होता? क्या फर्क पड़ता? वहां पर ग्राउंड पे अगर आपका रिलीफ वर्कर नहीं है, मशीनें नहीं है, तो क्या होता? दावे रियासत मदीना के ये कहना कि अगर वो किसी किनारे पे कोई कुत्ता मरता है तो उसको पूछने वाला वारिस अमीरुल मोमिनीन होता है, तो मैं भी अमीरुल मोमिनीन सानी हूँ। जब ये जुमले हों और रिस्पॉन्ड कोई ना कर रहा हो टीम में से, तो isn't that unethical as well as irresponsible? नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा मैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब की जो बात है ना, मैं समझता हूँ वो बड़ी मुनासिब बात है। इसमें गवर्नमेंट का फेलियर तो है, हम ये बता रहे हैं कि रोक देना चाहिए था लोगों को, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, इतनी तेज़ी से होती हैं, और फिर हमारा जो सिस्टम है उसने इसको एक्सपोज किया। मैंने शुरू में ये कहा था कि आप हर ट्रेजेडी से सीख सकते हैं। अगर ये जो वाक़या हुआ, अगर इससे सीख के कुछ आगे नए SOPs बना लिए जाएं, तो हो सकता है मुस्तकबिल में हम इस तरह की आफत से बच सकें। लेकिन सिर्फ ये कह देना इस वक्त कि ये बिल्कुल बस हुकूमत ही इसके लिए, आई थिंक दैट विल बी लिटिल टू मच। ठीक है, आपकी जो आखिरी बात हुई थी नवीद इकबाल साहब से, वो कब हुई थी? कितने घंटे पहले हुई? वो सुबह 4 बजे हुई थी आखिरी बात। हाँ। और मैंने उनको इत्मीनान का इजहार कराया था, क्योंकि जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब को मैंने जो फ़ोन किया था, जो साजिद कियानी साहब को, अब वो मेरे ग्रुप में भी ऐड है। साजिद कियानी साहब देख रहे थे, मैं बार बार लोकेशन भेज रहा हूँ, बार बार रेड अलर्ट जारी कर रहा हूँ, बार बार मैं रेड सिग्नल दे रहा हूँ, तो समझे ना कि भाई प्रॉब्लम है, तो कोई बार बार आपको बंदा कोई आपको छेड़ रहा है ना, आप समझे सिचुएशन को, समझते नहीं है ये लोग, सीटों पे तो बैठे हैं। उम्मीद की अभी भी किरण बाकी थी जब लास्ट टाइम 4 बजे आपकी बात हुई थी सर, उस टाइम मैंने इन पे पूरा इतबार कर लिया था। फील हो रहा था कि वो ऐसी कंडीशन में है कि अभी ये बच नहीं पाएंगे? मुझे नहीं, अगर मुझे ऐसा, मुझे 99 में से 1% भी फील होता तो यकीन माने कि मैंने पैदल चले जाना था। मुझे इंतजाम बिल्कुल ठीक ठाक थे उस वक्त, बिल्कुल ओके थे। नहीं, आप क्या समझते हैं कि यानी आप कह रहे हैं कि मैंने आप पैदल पहुंच जाते, आप ये कह रहे हैं ने मुझे पूरा कर दिया था, मुझे सेटिस्फाइड कर दिया। हो क्यों नहीं सका? फिर क्या वजह हुई? आप क्या समझते हैं? वजह ये हुई कि इंतजामिया ने मुझे सेटिस्फाइड कर दिया कि आप बेफिक्र हो जाएं। तो वो गए क्यों नहीं इंतजामिया वाले? इंतजामिया कह रहे हैं जी हम कार्रवाई कर रहे हैं, सनी बैंक चौक को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। समीर साहब वो जो कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि नीचे नीचे तक जहां तक क्लियर था उसकी ओके की रिपोर्ट दे रहे थे, ऊपर तक नहीं पहुंच पाए। और मैंने उनको लाइव लोकेशन भेजी है कि आप इस एरिया को, खुदा का वास्ता है, आप उसको क्लियर कर दें। रेड अलर्ट दे रहा हूं आपको, मैं रेड सिग्नल दे रहा हूं कि मेरी फैमिली नहीं है सिर्फ, और भी हजारों खानदान है जो कि गाड़ियों में मौजूद हैं। लेकिन आपका मतलब है कि गुफ्तगू से उन्होंने पूरा करने की कोशिश की, अमली तौर पर कुछ नहीं? सर, मैंने तमाम की वॉइस रिकॉर्डिंग सेव रखी हुई है, तमाम जितने भी जिन लोगों से मेरी फोन पे कन्वर्सेशन। आईजी साहब से बात हुई है उनके बच्चों की, नवीद साहब के बच्चों की, या कोई आया है आपके पास पुलिस की तरफ से? नहीं, आईजी साहब तो मेरा नहीं ख्याल अभी आए हैं, क्योंकि डीएसपी इकबाल एएसपी साहिबा तो आई, एएसपी साहिबा आई थी, और मैंने हाँ जी, मैंने उनको देखा, बिनिश फातिमा साहिबा, और बस उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि और किसी की तरफ से कोई सियासी रहनुमा आए थे। ख्वातीन हज़रात, दिस वाज ओनली, और पुलिस के एक जूनियर ऑफिसर ASI नवीद इकबाल और उनकी फैमिली, बच्चे जो उनके साथ मौजूद थे। तकरीबन 20 हलाकतें हो चुकी हैं, और ये वो है जो रिपोर्टेड हैं। अभी ये डेटा खुलेगा तो पता चलेगा कि कितने लोग थे। जितने लोग भी इस सानहे में गुजरे हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। ये डायमेंशनल, जो 3 डायमेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिविजुअल हमारी अपनी कि हमने ऐसी जगह पर जाते हुए क्या करना है, दूसरी इंतज़ामिया की कि उन्होंने आपको कैसे अवेयर रखना है, तीसरी वहाँ के मौजूद लोगों की, उन्होंने हवस और हिर्स का निशाना बनने की बजाय आपकी मदद करनी है। तो ये कलेक्टिवली एज ए नेशन हो सकता है, अदरवाइज तो नेचुरल क्लैमिटी वो कहीं पर भी हो सकती है। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।